अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द कनेक्टेड पाकिस्तानी शो और मैं हूं आपका होस्ट मुनिम रिजवी। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है, नाम है उनका मोहम्मद तजम्मुल हुसैन गोंदल साहब और उनका ताल्लुक है शहर लाहौर से। गोंदल साहब क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, इसके बारे में तफसील से पूछेंगे। लेकिन उससे पहले अगर मैं उनके बारे में एक ब्रीफली सा इंट्रोडक्शन देता चलो, तो तजम्मुल गोंदल साहब जो है वो एडवोकेट हैं हाई कोर्ट लाहौर पाकिस्तान में। एक साथ साथ वो सीईओ हैं गोंदल एंड को, उनकी एक कंपनी है उसके। और ये को चेयरमैन भी है ह्यूमन राइट्स कमेटी पंजाब के लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। तो इसके बारे में इनसे तफसील से जो है पूछेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो बगैर किसी ताकीद के आज के हमारे बहुत ही महज़्ज़ब, बहुत ही मोहतरम हमारे गेस्ट मोहम्मद तजम्मुल हुसैन गोंदल साहब को शो में खुशामदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। मुनीम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तजम्मुल हुसैन गोंदल साहब, सबसे पहले आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक़्त से टाइम निकाला और आज आप मेरे साथ मेरे शो में लाइव मौजूद। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच मुनीम। आपने मुझे इनवाइट किया, मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप जैसे दोस्त और जो ये कर रहे हैं काम, इनको हम जब इनकरेज करते हैं आके। और ये जो लॉकडाउन के दौरान सारे मामलात हुए हैं उसमें ये एक बड़ी अच्छी इनिशिएटिव है। मैं समझता हूँ हमारे सोशल मीडिया नेटवर्किंग एक दूसरे को कनेक्ट कर देती है घर में बैठे-बैठे ही। तो आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया अपने प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अच्छा गोंदल साहब, मैं सबसे पहले आपसे चाहूँगा, वैसे तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन एक दे दिया है, लेकिन आप अगर अपने बारे में एक डिटेल इंट्रोडक्शन दें ताकि हमारी ऑडियंस आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से जान पाए। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में हमें डिटेल से बताएँ कि मोहम्मद तजम्मुल हुसैन गोंदल साहब कौन हैं, क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं? जी, आप ठीक कह रहे हैं। वैसे तो आप बता चुके हैं कि मेरा नाम मोहम्मद तजम्मुल हुसैन गोंदल है और मैं सीईओ हूँ। गोंदल एंड कंपनी एक हमारी लॉ फर्म है। इसको रन कर रहे हैं, एक प्रॉपर टीम है जो ये लॉ फर्म रन करती है। और क्योंकि मेरे वालिद साहब भी इस फील्ड से रिलेटेड हैं, भाई छोटे हैं इस फील्ड से रिलेटेड, तो हम कह सकते हैं आपके लॉ से ही रिलेटेड हैं सारी फैमिली, एक तरह से बैकग्राउंड यही है। तो इसमें साथ-साथ चल रहा है, लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हम जो है डिफरेंट आपकी जैसे कॉर्पोरेट लॉ है, बैंकिंग लॉ है, क्रिमिनल है, सिविल है, डिफरेंट फील्ड में हम जो है ये सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट हो गया आपका, उधर ही जो है उसके थ्रू जो है लीगल की जो भी सर्विसेज़ होती हैं, वो हम देते हैं। और उसके साथ-साथ मैं आपको बताता चलूँ कि कंटिन्यू लास्ट 4 ईयर से मैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हमारी जो है उसका को-चेयरमैन हूँ ह्यूमन राइट्स कमेटी का, क्योंकि थोड़े से बस ह्यूमन राइट्स के हवाले से कुछ ऐसे हैं चीज़ें जिसको मैं देखता हूँ हमारे जो पंजाब में पहले भी रहा हूँ और अब दोबारा जो है मुझे ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं इस चीज़ की, तो उनको जो है अभी सर पे जिसे कहते हैं ना बहुत ज़बरदस्त किस्म का बोझ तो नहीं कह सकते बोझ, वो तो ये है कि आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारियाँ दी हैं आपके इदारे ने, जिनको कोशिश करते हैं कि अच्छे तरीके से जो है हम वो निभाएँ। जी। ज़बरदस्त। अच्छा तजम्मुल हुसैन साहब, जिस तरह आपने बताया कि आप के जो है वालिद साहब भी इस पेशे से मुंसलिक थे, आपके छोटे भाई भी इस पेशे से मुंसलिक हैं, और अगर आप इसको कहें बिल्कुल। कि अगर ये आप जो है ये अपने जो है बुजुर्गों की रिवायत को कायम करते हुए आप भी लॉ के अंदर आए, और फिर आप बार एसोसिएशन के जो है वो मेंबर भी हैं और आप 4 साल से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो जी, जी। ये तो मुझे समझ आ गया आपने लॉ किया है। ऑब्वियसली लॉ किया, तो मैं आप थोड़ा-सा एजुकेशन बैकग्राउंड में आना चाह रहा हूँ कि आपने स्कूलिंग कहाँ की, कॉलेजिंग कहाँ की, किस यूनिवर्सिटी या किस कॉलेज से आपने लॉ की तालीम हासिल की, और उस लॉ के तालीम हासिल करने के बाद आपने फर्दर भी कुछ उसमें अपनी पढ़ाई को जारी रखा या जारी रखने का आगे इरादा है? उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ। बिल्कुल जी, मैं आपको बताऊँगा डिटेल में। मेरी स्कूलिंग जो है वो स्टार्ट हुई जी कैंट पब्लिक स्कूल है कराची में। वहीं से मेरी कंटिन्यू रही है स्कूलिंग, वहाँ से मेरी हुई है। फिर मैं क्योंकि थोड़ा-सा ऐसे था कि हूँ तो मैं बेसिकली गुजरात का, लेकिन वालिद साहब की अटैचमेंट थी पाकिस्तान आर्मी के साथ। तो वो उसके तहत जो है सिग्नल्स में थे वालिद साहब जो हैं पाकिस्तान आर्मी में। और फिर वहीं वो उनकी क्योंकि पोस्टिंग रही है सिग्नल्स का ज़्यादा जो हमारी आर्मी के से रिलेटेड वो कराची में जो कोर थी वो वहाँ पे थी।
तो वहीं से फिर स्कूलिंग हुई है कैंट पब्लिक स्कूल में। और उसके बाद फर्दर जब स्कूल को मैंने सी ऑफ किया है तो वहीं मेरी कॉलेज भी है, डीजे साइंस कॉलेज। उधर से मैंने जो है वो ग्रेजुएशन अपना कॉलेज कंप्लीट किया है प्री इंजीनियरिंग में। और फिर आप कह सकते हैं प्री इंजीनियरिंग करने के बाद मैं क्योंकि मैं फील्ड तो ये थी कि मैं इंजीनियरिंग में ही कुछ करूं, और कोशिश भी थी, की भी कोशिश। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कह सकते हैं कि वो जिस जिस फील्ड में मैं जाना चाह रहा था या जो मेरी लाइकिंग थी, वो वहाँ पे इतना ज़्यादा हमारे मुल्क में जो था नहीं है। उसकी इंजीनियरिंग नहीं करवा रहे थे, सिर्फ़ एक एयर वॉर कॉलेज था। मैं बात कर रहा हूँ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की। अब तो हो गए हैं डिफरेंट प्राइवेट आ गए हैं जो करवाते हैं, एनईडी करवा रहा है। उस वक़्त ये एक ही था, तो फिर मैंने वो वहाँ से इंजीनियरिंग छोड़ के तो एसएम कॉमर्स कॉलेज है, उधर मैंने कॉमर्स में एडमिशन लिया और ग्रेजुएशन फिर मेरी वहाँ से हुई। तो ग्रेजुएशन करने के बाद तो फिर आपको पता है कि एक दिल करता है आप जल्दी से जॉब में लगें, ग्रेजुएशन हो गया है, थोड़े लगता है बड़े-बड़े हो गए हैं, या कुछ अर्निंग भी होनी चाहिए। तो वो फिर इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ बड़ा अच्छा, मेरे एक दोस्त थे साथ, मेरे साथ ही उन्होंने जो है वो कॉलेज में भी थे, तो हम इकट्ठे ही एक इंटरव्यू के लिए भी गए। बैंक में कुछ वैकेंसीज़ आई थी, तो उस वक़्त यूनियन बैंक होता था, बड़ा अच्छा बैंक था। ये है तो प्राइवेट बैंक था, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की रेटिंग इसकी ए प्लस थी। तो उसमें फिर मैंने जॉइन किया ग्रेजुएशन के बाद, और जॉइन करने के बाद कोई 7-8 इयर्स मैं जो है वो बैंकिंग फील्ड में ही रहा हूँ। फिर उसका मर्जर हुआ अच्छी रेटिंग की बुनियाद पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड के साथ हुआ। तो 2005-6 में स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने ले लिया यूनियन बैंक। उसके बाद फिर मैंने बैंक के दौरान ही कंटिन्यू रखी अपनी जो स्टडी है। लॉ मैंने आप कह सकते हैं कि बैंक की जॉब के साथ-साथ मैंने लॉ किया है, और फिर उसके बाद जब मेरा लॉ कंप्लीट हो गया, तो फर्दर फिर मैं शायद 1 साल ही रहा होऊँगा बैंक में, और फिर मैंने सी ऑफ कर दिया बैंक को। और अब कह सकते हैं कि 2010 से मैं ऑनवर्ड अभी तक जो है वो अपनी ये लॉ की फील्ड में हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुश हूँ, मज़ा आ रहा है। और जब लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों के साथ कनेक्टिविटी होती है, मदद करते हैं तो खुशी होती है, दिल को भी खुशी होती है। जी। सही। अच्छा, वकील, आप लॉ में आ गए और वकील माशाल्लाह से आप बन गए। तो कुछ लोगों का जो है ना वो बड़ा ये कॉन्सेप्ट है कि वो वकील लोगों को अच्छा नहीं समझते। अब मैं तो ज़ाती तौर पे जानता हूँ, मेरे कई दोस्त जो है ना वो वकील हैं, और बड़ी अच्छी हमारी बॉन्डिंग, और बड़ा अच्छा जो है वो गाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये लॉ क्या करता है, इस लॉ को क्या है। अगर मैं ये चीज़ अब कोई भी हम काम करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों से मशवरा करते हैं पहले। और आपसे भी कई ऐसे दोस्त आपके आज़ाद जो हैं, वो मशवरा करते हो कि यार इसका जो है ना वो लॉ के हिसाब से बताएँ कि क्या इसका जो है ना जवाब होगा। मैं अगर किसी को कोई मैं परस्यू करने जा रहा हूँ, कोई केस करना चाहता हूँ, तो इसका आगे क्या एस्पेक्ट्स होंगे। तो फ़वाइद भी हैं, और कुछ लोग उनको बुरा भी समझते हैं। क्योंकि वो एक शेर आपने सुना होगा, बड़ा मशहूर है। मैं अक्सर अपने दोस्तों को भी सुनाता हूँ वो। तो वो इस तरह की यानी कि जो है ना मिथ बनी हुई है। आप उसके बारे में उस मिथ को किस तरह तोड़ते हैं? क्योंकि आपके वालिद साहब वकील, आप खुद वकील, आपके छोटे भाई वकील, यानी कि आपका अगर फैमिली पेशा पूछा जाए तो कहेंगे जी वकील हैं सारे। तो बिल्कुल आप आप इस चीज़ सही को कह कैसे रहे हैं। देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी फ़ील्ड है, जो आप कानूनदान हैं, कानूनदान कहलाते हैं। लॉ जब मैंने किया तो मैं आपको बताऊँ कि बैंक में मैंने कहा ना 1 साल रहा हूँ, तो उसके साथ-साथ ही मुझसे मेरे डिपार्टमेंट के जो लोग थे वो मेरे से मशवरा लेना शुरू कर दिया था उन्होंने। आप मुझे बताइए, आप कोई भी काम करते हैं, अगर उसमें आप मशवरा लेते हैं तो वो कि या किसी के साथ डिस्कस करते हैं, जिसे हम काउंसलिंग भी कहते हैं। एक काउंसलिंग होती है, और जब अच्छी काउंसलिंग होती है तो आप उसको एक किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी काम को, किसी भी मतलब असाइनमेंट को बड़े आराम से और ईज़िली कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो वकील भी एक आपको काउंसलिंग ही देता है। आपके किसी भी मैटर में, आपकी किसी भी प्रॉब्लम में, आपकी मतलब किसी भी आप सिचुएशन में हो, तो आप देखें ना कि आप अगर वकील साहब के पास जाते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं, तो उनकी ये कोशिश होती है कि आपको वो अच्छे से अच्छा जो है ना वो गाइड करें, और बताएँ कि इसके ये पॉज़िटिव साइड है, ये इसकी
आपको अगर इसमें आप जाएंगे तो इससे फायदा नहीं होगा। तो मैं आप देखें ना, मैं और आप इस वक्त जो है हम बैठे हुए हैं एज ए पाकिस्तानी सिटीजन। और अगर हम इसको मैं तो फिर इसका जवाब उस शेर का भी ऐसे देता हूँ, अगर कोई कहे कि जी तो इस मुल्क को बनाने वाले भी एक वकील थे, इस मुल्क का ओके। ख्वाब देखने वाला भी एक वकील था, और जिस मुल्क के अभी हम सिटीजन हैं वो मुल्क ही एक वकील ने बनाया है। तो आप खुद बताएं कि फिर जब एक वकील की जद्दोजहद थी और ये उस जद्दोजहद के बाद, इतना स्ट्रगल के बाद, मेहनत के बाद ये मुल्क बना, तो वकील कैसे यार कभी भी कोई ये जो मिथ्स बनी हुई हैं ये ये हर फील्ड में बनी हुई है, हर जगह बनी हुई है, हर साइड पे जो है ये बातें होती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मैं सेटिस्फाई हूँ, फैमिली सेटिस्फाई है। कोशिश होती है कि आप जब लोगों की हेल्प करने निकलते हैं तो आप कुछ उनके साथ पॉजिटिव जो हो सकता है उनके लिए कीजिए। नहीं तो आप जो है वो अगर आपसे कोई मशवरा लेता है तो ये भी एक अमानत है, मैं समझता हूँ। ये एक जो है वो आपके पास कोई आपसे मशवरा ले रहा है तो वो एक अमानत है जिसका आपको जो है वो इधर तो आप चलें, दुनिया में तो एक सिस्टम सिलसिला है ही जो चल रहा है और चलता रहेगा। लेकिन इसका बाद में भी, क्योंकि कोई भी चीज़ नहीं रहती, हर चीज़ ने जो है वो ख़त्म होना है। तो उसका बाद में भी जब आप एक कोई अच्छा काम करते हैं तो वो अच्छा ही रिज़ल्ट मिलता है। लिहाज़ा आप भी जो है, आप खुद कह रहे हैं आपके इतने दोस्त हैं बड़े अच्छे-अच्छे और आप भी मशवरा लेते हैं। तो आप ज़रूर, मैं आपको भी ये एडवाइस करूँगा और अपने देखने और सुनने वालों को भी ये एडवाइस करूँगा कि वकील के पास जाते हुए बिल्कुल ना घबराइए, उनके साथ डिस्कस कीजिए। बाकी अल्टीमेट फैसला फिर आपने खुद करना है। जब आप एक चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, करते हैं, तो उसके बाद आपने अल्टीमेट फैसला कि जी ये ठीक है, गलत है, ये इन्होंने सही कहा है, आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं उसको। तो आपको हर चीज़ अब तो जो है वो सोशल मीडिया है, आपका नेटवर्किंग है, इतनी फ़ास्ट हो चुकी हुई है, हर चीज़, हर लॉ, हर चीज़ें जो है आपके सामने फ़ौरन आ जाती हैं। लिहाज़ा वकीलों से प्यार कीजिए, वकील भी बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, आपने अभी सोशल मीडिया की बात की, तो आज देखा जाए तो आज का हॉट टॉपिक है टिकटॉक। ठीक है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने टिकटॉक को बैन कर दिया। तो हमारा लॉ क्या कहता है? मैं इसको पॉलिटिकल एस्पेक्ट से नहीं देखना चाहता, मैं इसको देखना चाहता हूँ लॉ के एस्पेक्ट से। लॉ क्या कहता है? क्या इस तरह की एप्लीकेशन को बैन कर देना इसका हल है? क्या पबजी को बैन करना और ये आप टिकटॉक को बैन करना, क्या ये लॉ हमें इस चीज की इजाजत देता है किसी भी गवर्नमेंट को कि बगैर किसी भी चीज को देखते हुए वो इस चीज को बैन कर दे? बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और आज ही ये हुआ है, मैं भी पढ़ रहा था, मैंने भी देखा है और न्यूज़ भी सुनी है। रियासत देखिए जब भी कोई ऐसा स्टेप लेती है आपकी, तो उसके पीछे एक पूरा मैकेनिज़्म होता है, उसके पीछे एक पूरा जो होती है उनकी रिसर्च होती है और उसके बाद ही कोई ऐसा स्टेप लिया जाता है कि जो आपकी जो पब्लिक है या अवाम है या जो लोग हैं, उनको उससे फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। एक सबसे पहली तो ये चीज़ होती है। देखिए ना, कोई भी रियासत ये नहीं चाहेगी कि उसके जो शहरी हैं, उसके जो लोग हैं, वो नुकसान में हों या प्रॉब्लम में हों। ये किसी भी दुनिया में कहीं भी, पूरी दुनिया में जब एक कंट्री कोई भी रियासत होती है, वो जब स्टेप ये ले रही होती है, तो ये ज़रूर इन चीज़ों को देखती है कि इससे नुकसान और इसका फ़ायदा क्या है। आपने बात की है एक स्पेसिफिकली आज जो ये टिकटॉक बंद हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का या रियासत का एक अच्छा स्टेप है। उससे बहुत सारे ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जैसे ये आपका टिकटॉक है, एक टाइम था जब आपने देखा ये यूट्यूब को भी जो है बैन किया गया था। यूट्यूब भी बैन हुआ था, फिर उसको जो है वो ओपन कर दिया गया। टिकटॉक बेसिकली ये जो आपकी जो आजकल ये जो है ना, ये चीज़ें इनका पॉज़िटिव तो अपनी जगह पे इम्पैक्ट होगा, लेकिन टिकटॉक के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें एक जो थी, वो आपको डिफरेंट साइड पे ले जा रही थी।
उसमें देखें जब भी ये कोई चीज़ ऐसा स्टेप लिया जाता है तो उस पे पूरी डिबेट होती है, उस पे डिस्कशन होती है, पार्लियामेंट की, सेनेट में होती है डिस्कशन, उसके बाद कोई ऐसा इनिशियल स्टेप लिया जाता है कि आप इसको बंद करें या इसको ओपन रहने दें। क्योंकि हमारे वो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो नेशनल असेंबली में सब बैठे हुए हैं, प्रोविंशियल असेंबली में बैठे हुए हैं, तो ये प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है जिसके तहत इस पे डिबेट होती है, डिबेट होके जो है उसको अडॉप्ट किया जाता है कि आया कि ये हमारे लोगों के लिए जो पाकिस्तान की अवाम है उनके लिए इसमें बेहतरी है या नहीं बेहतरी। तो ये एक, अगर पर्सनली मैं इस पे आपको कमेंट करना चाहूँ तो मेरे ख्याल से ये टिकटॉक जो है ना, ये थोड़ा-सा आपको एक डिफरेंट साइड पे भी लेके जा रहा था। वो ऐसे कि कुछ हमने देखा कि हादसात भी हुए हैं, जो आपने भी सुने होंगे, मैंने भी सुने ही हैं, मतलब है कि टीवी अपने हमारे न्यूज़ चैनल्स के थ्रू, डिफरेंट आपका सोशल मीडिया के थ्रू पता चलता है। तो जी टिकटॉक बना रहे थे, तो ऐसे एक अनफॉर्च्यूनेटली एक्सीडेंट हो गया या किसी ऊपर से बड़ी ऊँची बिल्डिंग से ऐसे, देखिए ना ये चीज़ें बड़ी नुकसानदेह हैं। ये चीज़ें बड़ी ही एक उस फैमिली से पूछें कि जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ या होता है, तो ये एक अच्छा स्टेप है, इसको पॉज़िटिव लेना चाहिए। और ये चीज़ें जो हमारे लिए सोशल मीडिया के थ्रू आई हैं, जैसे कि ये यूट्यूब है, इनको भी आप, मैं समझता हूँ, पॉज़िटिवली लें। पॉज़िटिव चीज़ें इनमें से देखें कितनी आ सकती हैं, तो उसके बाद आप जो है इन चीज़ों को, ये बिल्कुल ठीक हुआ है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये अच्छा इस पे जो है इसको बैन किया है। इस तरह की कोई भी अगर होती है, रियासत का काम है कि वो अपनी अवाम की फलाह-व-बहबूद के लिए काम करे, और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा स्टेप है, जिसका आपको आगे चल के पता चलेगा कि वाक़ई इससे आपका जो है वो एक एक जो रेशो था, टारगेट है इन चीज़ों का, जो जो हुई हैं बदकिस्मती से, वो कम हो जाएँगी, और इसमें जो है आपको कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी नहीं थी अगर वो देखा जाए। तो टिकटॉक जो था वो हर कोई एक एक डिफरेंट ही उसमें जा रहा था। कोई इन्फॉर्मेटिव हो तो उसपे आप कह सकते हैं कि जी ये गलत है, या इस पे कोई ऐसा होना चाहिए कि ये नहीं होनी चाहिए थी। तो ये इन्फॉर्मेटिव इतना था भी नहीं, तो इसलिए इसका बंद होना मेरे ख़्याल से एक अच्छा साइन है। जी, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ जी, अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ सवाल, सॉरी मेरा शायद माइक जो है ना वो म्यूट था। क्या कोई भी हुकूमत इस तरह की एप्लीकेशंस को बैन कर सकती है, या हुकूमत को ये नहीं करना चाहिए कि उस एप्लीकेशन बनाने वाली कंपनी जो है उससे राब्ता किया जाए और उससे कहा जाए कि ये चीज़ें आप अगर करते हैं, तो हम आपकी एप्लीकेशन जो है अपने कंट्री में चलने दें। एक जो प्रॉपर वे होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अब जो अब लॉ क्या कहता है इसके बारे में, और क्योंकि हमारे मुल्क में ये एक बहुत बड़ा रिवाज बन चुका है कि चीज़ों को बैन किया जाता है और फिर लोग उस पे जो है वो शोर करेंगे, वावेला मचाएँगे और फिर उसको 15-20 दिन के बाद अनबैन कर दिया जाएगा। अगर आपने बैन करना है तो फिर चाइना की तरह बैन कीजिए, जहाँ पे यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप कोई चीज़ भी एक्सेसिबल नहीं है। और वो लोग उन्होंने उसके बरअक्स उससे ज़्यादा अच्छे एप्लीकेशंस उनको दी। व्हाट्सएप के मुकाबले में उन्होंने वीचैट दिया, और फेसबुक के मुकाबले में वीचैट है वो। जो जो चीज़ें आप फेसबुक पे यूज़ करते हैं सेम एज़ इट इज़ आप जो है वो वीचैट पे कर सकते हैं। जिस तरह हम यूट्यूब यूज़ करते हैं, यूट्यूब के लिए उनका एक अपना एक प्लेटफ़ॉर्म है, वो लोग वो यूज़ कर रहे हैं। टिकटॉक उन्हीं के ब्रांड है, उन्होंने वहाँ पे उसको तोइन कहते हैं, यहाँ पे टिकटॉक कहते हैं। चाइना ने म्यूजिकली से परचेज़ किया और देन ये आगे चलता है। यानी कि उन्होंने अपनी अवाम को उसका मुतबादिल कोई ना कोई चीज़ दी। अगर इस तरह की एप्लीकेशन बैन की गई तो इससे कई लोग जो हैं वो बेरोज़गार भी हुए। एक एक वो टिकटॉकर है पुल्लू शायद नाम है उसका, मज़दूर था शायद, और वो जो घास हुँ, काटा करता था और उसको दुबई का टूर मिला और स्पॉन्सर्ड टूर, और 1 दिन का 2 दिन का नहीं, तकरीबन 10 दिन से ज़्यादा का टूर था। जो बंदा लाहौर नहीं जा सकता अपने पैसों से, वो दुबई होकर आया। इस तरह कई और लोग, फिर एक खातून थी, उनका नाम मुझे याद नहीं, उनके शायद 10 मिलियन करीब फॉलोअर्स हुए हैं अभी पिछले दिनों। तो इस तरह के लोग जो अर्न कर रहे थे वहाँ से,
तो उनको इसका नुकसान नहीं हो रहा होगा, या उनकी इकोनॉमिकली उनको नहीं, उनका जो एकदम से जो उनका डाउनफॉल हो गया। अच्छा, इस पे मुनीम मैं आपको बताऊं, आपका बड़ा अच्छा, इसमें दो पार्ट में आपको मैं इसका आंसर करूंगा। पहला तो पार्ट ये कि जो आपने बात की कि ये जो एक दो लोग जो सफर कर रहे हैं इस वजह से कि वो एक आपने बताया कि जो गए चाइना होके आए हैं उनको ट्रिप मिला दुबई का, तो इसका आप रेशो देखें, आप वो मेरा ख्याल है 5 to 10% होगा इस तरह का कोई। अब आप इसी तरह दूसरी जो साइड है उसका भी आप देखें रेशो, कि आपको इससे नुकसान ज्यादा हो रहा है या फायदा ज्यादा हो रहा है। वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक चलें जो लाहौर तक नहीं आ सकता था दुबई गया, बड़ी अच्छी चीज है। वो गए हैं, उनको एक स्पॉन्सर किया गया है। इसी तरह एक हमारी जो आपने बताया फैन है, उनको साथ जो है वो ऐसे उनको स्पॉन्सर किया गया। तो ये कोई 3-4%, 10% लोग होंगे इस तरह के कि जिनके साथ इस तरह की कोई स्पॉन्सरशिप मिली होगी या कोई इस तरह का। लेकिन इसके बरक्स दूसरी साइड पे इसके थोड़ा सा जो है ना, हम उसको डिस्कस नहीं करते हैं, देखते नहीं है, जबकि हमको हमें डीपली इस चीज को जरूर डिस्कस भी करना चाहिए और देखना भी चाहिए कि दूसरे एंगल से जो हमें जो इसका नुकसान हो रहा था वो भी था सर, वो भी बहुत ज्यादा था, और जिसकी वजह से इसको बैन किया गया। और हाँ, अब मैं आपका जो मैंने कहा कि मैं दूसरे पार्ट में, आपने बात की चाइना की। चाइना बहुत जबरदस्त, चाइना आपको पता है सब कॉन्टिनेंट में इस वक्त वीटो पावर है। कोई भी वीटो पावर जो हमारे वर्ल्ड की 5 जो मालिक है उनमें से एक चाइना है। और चाइना टेक्नोलॉजी में हमसे मेरा ख्याल है कोई 100 टाइम्स आगे है। और हमारी अभी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, हमारी आप कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस पे काम कर रही है कि हम भी मैक्सिमम इन चीज़ों को जो एप्लीकेबल करें अपनी पब्लिक के लिए, लोगों के लिए लेके आए। लेकिन अभी हम उस पे काम हो रहा है, आहिस्ता-आहिस्ता होगा। आपने बताया अल्टरनेट चाइना, तो देखें ना, आप तो इतनी स्पीड में आपकी ट्रेन आज से कोई वही 100 साल पुरानी ट्रेन की अभी तक ट्रैक है। आप चाइना, तो वो तो 15 मिनट में आपको यहाँ से लाहौर से कराची पहुंचा दे, उनके पास तो ऐसी ट्रेनें चल रही हैं। उनका तो इतना फास्ट सिस्टम है कि हम बिल्कुल वो लोग हमें हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी में दे रहे हैं। आपने देखा है रोड्स पे दे रहे हैं, और डिफरेंट जितना हम उनके साथ एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग हमारी हो रही है, उसके तहत वो आपको मैक्सिमम प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो वो तो भाई कर सकते हैं, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, उनकी एक अपना माइंड ब्रेन है, वो उसके तहत उनकी सारी वो तो स्पेस पे चले जा उनका तो एक सिस्टम ही वो है, जैसे आप नासा के इक्विवेलेंट उन्होंने, मैं अभी पढ़ रहा था, बना दिया है कि वो तो चांद पे जाने की तैयारियां। तो देखें हमारा मुल्क अभी चाइना हो गया या ये ऐसे जो बड़ी कंट्रीज हैं, इनके साथ हम बिल्कुल कंपेयर तो करते हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री काम भी कर रही है, लेकिन कर नहीं सकते अभी। वहां पे चीजें बहुत फास्ट हैं, वहां तो 5G तक लॉन्च कर गया है। हमारे पास आते आते अभी कंपनीज को ये असाइनमेंट मिलते मिलते मेरा ख्याल है 1-2 साल में लग जाएंगे। इसी तरह यूरोप है आपका, वहां पे भी 5G जो है वो आ गई टेक्नोलॉजी, आहिस्ता आहिस्ता आगे वो मतलब ये चीजें ऐसी हैं कि जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हमारे लोग, हमारी मिनिस्ट्रीज, हमारे लेकिन अभी जो है फिलहाल के यहाँ की जो पोजीशंस हैं, कंडीशंस हैं, आप देखते हैं आपकी अड़ोस पड़ोस में जो हैं ममालिक, उनके साथ आपके कोई इतना अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, जिसकी वजह से हमें काफी जो है वो चीजों को देखना पड़ता है। हम टेक्नोलॉजी की तरफ तो जाते हैं, जितना बजट होगा उसी हिसाब से हम जाएंगे और उसी तरह फिर हम तरक्की भी करेंगे। अब बजट ही नहीं अगर हमारा इतना है कि हम कोई लॉन्च ऐसी चीजें कर सके, तो भाई हम तो इम्पोर्ट ही करेंगे। जो आप देखें ना, यूट्यूब भी बाहर से है, ये चीजें सब बाहर से हैं। वो आप ठीक कह रहे हैं कि ऐसा हो जाता है कि इसको अनबैन कर दिया जाता है, लेकिन जब इस पे डिबेट हो
और देखा जाएगा। ये अनबैन और बैन करने के लिए भी आपके पास जो है वो प्रॉपर फोरम होते हैं, वो इसको जो है डिसाइड करते हैं कि हाँ जी इसको किया जाए ना किया जाए, कितने लोग इससे जो है वो इफेक्टी हैं, जो मतलब है कि विक्टिम हैं, या कितने लोग इससे जो है वो फायदा हुआ है किसको, इन चीजों को देखते हुए इस चीज को खोला जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि टिकटॉक जो है वो ज्यादा इतना दोबारा मैं रिपीट करूंगा कि इंफॉर्मेटिव था कि जिसको किया जाए। ये आपकी बात ठीक है, जो अभी ये हमारे पास इलिटरेसी रेशियो भी ज्यादा है, दूसरा हमारे पास बेरोजगारी भी है। लोग अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आ रहे हैं, रोजगार के मौके मिल रहे हैं, काफी आ रही हैं चीजें। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगा इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगे कि जैसे वक्त गुजरेगा, हमें भी 72 71 ईयर्स हुए हैं हमारे कंट्री को जो है इस वक्त बने हुए। तो जब 100+ या 150, अब ये चाइना वगैरह, तो आप इनकी हिस्ट्रियां देखें तो ये तो बड़े जो है वो इस वजह से भाई, अब ये तो वो लोग तो लॉन्च कर सकते हैं, compete कर सकते हैं, वीटो पावर हैं। हम उनके साथ बिल्कुल कोऑर्डिनेट करते हैं। हमारे बड़ा अच्छा दोस्त है चाइना, हमें बड़ी सपोर्ट करता है और इंशाल्लाह टेक्नोलॉजी में मजीद करेगा। फिर वही बात, बजट जितना होगा उस हिसाब से ही हम ये चीजें भी एप्लीकेबल कर सकेंगे। जी सही। अच्छा, मैं अब एक और सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपका जो है वास्ता है इस लॉ से, वकील से। आप वकील हैं, और फिर लोग जो है अदालतों में जाना जो है ना, वो कहते हैं कि किसी दुश्मन को भी जो है ना वो अदालत ना जाना पड़े। हमारा निज़ाम इतना जो है कि वो लोग फौत हो जाते हैं, उनके पर पोते हो जाते हैं, और फिर जाके केस का फैसला होता है। तो ये जो केस के फैसले इतनी देर तक चलते हैं, इससे क्या रीजन है? हम कब अपने इतने लंबे लंबे फैसलों को जो है वो जल्द ही निपटा? छोटे छोटे किस्म, बड़े किस्म चलो समझ आती है कि आपकी पेशियां हैं, बहुत ज्यादा आपको जाना पड़ता है। फिर वकील एक दिन किसी अदालत में, तो दूसरे दिन किसी और जज के पास। वकील के पास भी ऑब्वियसली मुख्तलिफ केसेस होते हैं, तो उनको डिफरेंट जो है वो जजेस के पास पेश होना होता है मुख्तलिफ केसेस के हवाले से। तो हम इसको किस तरह हल कर सकते हैं? इतने लंबे लंबे पेंडिंग केसेस जो है उसको किस तरह खत्म किया जाए, ताकि अगर अवाम अदालत में जाना चाहती है, तो अदालत में जाने का मतलब ये है, अगर आप गए तो वो 3-4 साल तो कहीं भी नहीं ना, वो 3-4 साल कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, नहीं इसमें ऐसे है मुनीम, मैं आपको बताऊं कि जब भी आप कोई केस लेके आते हैं ना कोर्ट में, तो उसका एक प्रोसीजर है। अब चाहे वो सिविल केस है, चाहे वो क्रिमिनल केस है, चाहे वो आपका बैंकिंग केस है, कोई भी आप जब कंज्यूमर कोर्ट में आप जाएंगे, वो एक एक्स वाई जी प्रोसीजर वॉट है। एवर। वॉट एवर, जो भी जहां भी आपने जो भी केस है आपको, लेकिन वो प्रोसीजर तो अडॉप्ट करना है ना। उसके बगैर तो आप वो प्रोसीजर नहीं अडॉप्ट करेंगे तो कैसे उसको जो है, अब वो प्रोसीजर है, एक साइड से आप हैं, दूसरी साइड से एक दूसरे काउंसिल हैं, वो आते हैं, आपने अपना एक पिटीशन फाइल की, उन्होंने उसका रिप्लाई देना है, उसके बाद उसके एविडेंस आएगी। ये वो स्टेप्स हैं। एविडेंस के बाद आपकी जो है वो उस पर आर्गूमेंट होगा। ये सारे वो स्टेप्स हैं कि ये 6-7 स्टेप्स हैं जो कि आपको क्लियर करने होते हैं। और इनकी क्लियरेंस, जाहिर है आप ठीक कह रहे हैं कि कुछ ऐसे है, अनफॉर्चुनेटली पहले ऐसे होता था। मैं समझता हूँ कि अब जब से मैं 10-11 साल मुझे हो गए हैं, मतलब मैं प्रैक्टिस, लेकिन अब जो बन गए हैं प्रोसीजर, बहुत स्पीडी जो है वो केसेस को जो है वो सम अप किया जाता है। आप देखें ना, अभी काफी जो है हमारे हाई कोर्ट में बड़े पेंडिंग थे। आप हाई कोर्ट ने जजेस की जो है वो पोजीशन क्रिएट करके उनको आप देख, प्रेशर इतना हो जाता है कि जब आप एक केस, अब एक जज साहब ने केसेस सुनने हैं, 3-4 घंटे पहले उन सारी अपनी लिस्ट को कंप्लीट करना है, फिर डिक्टेट करना है, फिर ऑर्डर्स करने हैं। तो ये इतना जितना टाइम होगा उसी टाइम के हिसाब से जो है ना, यह जाहिर है अब जजेस भी जो हैं या वकील साहिबान जो हैं वो भी एक आम शहरी भी हैं, आम लोग भी हैं, तो उनकी फैमिलीज भी हैं उधर भी। लेकिन मैं अब आपको बताऊं कि अब वो वाली जो है ना, नहीं रहा है कि डिले ज्यादा होता है। अब डिले बहुत कम होता है और जल्द से जल्द कोशिश की जाती है कि जो है वो आप इसको कंप्लीट कर लें और उसका ऑर्डर हो जाए। तो अब ऐसे भी हैं जो केसेस आपके विद इन 2-3 मंथ्स, अब बल्कि इस पे हमारे चीफ जस्टिस साहब ने
बाकायदा अब ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आप जो है अब हर केस की एक लिमिट जो है असाइन कर दी गई है। सिविल सूट की ये है, फैमिली सूट अगर कोई आता है तो उसकी ये लिमिट है। उस लिमिट के मुताबिक जो है जजेस भी काम कर रहे हैं, कोशिश करते हैं जल्द से जल्द। किसी को देखें ना, वकील साहब की कोशिश होती है कि डिले करे। उसकी रीजन ये है कि एक केस जब आप ले लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि हर वकील साहब जो है वो कोशिश करते हैं कि उसको जल्दी कंप्लीट करें ताकि नेक्स्ट पे जाएं। मैं अपना आप बताता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि एक केस अगर कोई मैं मेरे पास आता है तो मैं उसको जल्द से जल्द वाइंड अप करूं ताकि मैं नेक्स्ट की तैयारी कर सकूं। और वो अगर जिसका मैं करूंगा, जिसको मैं वो वहां से रिलीफ दिलवाऊंगा या ऑर्डर लेके दूंगा, तो वो भी जब कहीं डिस्कस करेगा तो जाहिर है वो बताएगा कि जी इतनी जल्दी इतनी जल्दी मेरा काम हो गया है। तो अब वो बात नहीं रही है, पहले होता था, थोड़ा-सा डिले था। पहले हमारा सिस्टम क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता ही वो कहते हैं चीज़ें आती हैं, लाइन अप होती हैं, सम अप होती हैं, तो अब वो बात बिल्कुल नहीं रही है। आप जब आते हैं तो एक लिमिटेशंस असाइन हुई हुई है, उसके मुताबिक जो है लेकिन वो प्रोसीजर तो ज़रूर अडॉप्ट होगा जी, प्रोसीजर के बगैर तो नहीं है। वो एक प्रोसीजर दे दिया गया है, उसी के तहत वो काम होता है और उसी को हमने अडॉप्ट करते हुए किसी भी केस को फाइल करना होता है और उसकी जो है उसको प्रोसीड करना होता है। जी। बहुत शुक्रिया तजम्मुल हुसैन साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और बड़ी कीमती राय आपने दी। मुख्तलिफ टॉपिक्स पर हमने डिस्कशन की, कुछ ऐसे मौज़ूआत पर डिस्कशन की जिस पे डिस्कशन ज़रूरी है। मैं सवालात इन तमाम सवालात पूछने का मकसद यही था कि हमें एक जो है ना जवाब मिले उस जगह से जहाँ से लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि अब मेरा एक ज़ाती ख्याल, जो मैंने आपसे वकील वाला सवाल पूछा, कि लोग डरते हैं वकीलों के पास जाने से, अदालत जाने से। वकीलों से मुराद में वो अदालत और वकील इस झंझट में वो लोग हुँ। डरते हैं, इसलिए वो मिथ भी बनी हुई। फिर आपने जो फिर मैंने बताया कि मैं कई है मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनसे मुझे मशवरा करना पड़ता है और वो मशवरा बहुत मुस्बत होता है मेरे लिए। कई अगर मैंने कोई स्टेप लेना है तो मुझे पता हो कि मेरे अगर मैं ये चीज़ गलत करूँगा तो मुझे क्या होगा, मैं सही करूँगा तो मैं किस तरह अपना हुँ। हक ले सकता हूँ। मुझे हक लेने के लिए अगर मैंने किसी से बात करनी है, मैं उससे कहूँ कि अगर तुमने मेरा हक ना दिया तो मैं इस तरह अदालत जा सकता हूँ इस केस के अंदर। मैं इस एक्ट के तहत मैं अपना हक, ये हक मेरा है और मुझे मिलना चाहिए। तो इस तरह कई चीज़ों में हेल्प मिलती है और बड़ी जगहों पे फ़ायदेमंद साबित होता है। इसीलिए मेरा ये मकसद था आपसे तमाम चीज़ें पूछने के लिए खुले दिल से, कि ताकि मैं जो चीज़ें मुझे मेरे ज़हन में शायद कई और हमारे देखने वाले दोस्तों के ज़हन में हो, वो शायद ना पूछ पाएँ। तो आज मेरे पास मौका है तो मैं आपसे, इसलिए मैंने ये चीज़ें पूछी। यही तो अवेयरनेस है मुनीम, इसी को तो अवेयरनेस कहते हैं कि आप डिस्कस करते हो। इसी तरह लोगों को भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा। आपका भी थैंक यू वेरी मच, मुझे प्रोग्राम में बुलाया और मौका दिया। एक बड़ी अच्छी जो है हमारी डिबेट हुई, डिस्कशन हुई है। मैं बल्कि ये रिक्वेस्ट करूँगा तमाम, आप बिल्कुल मत घबराइए, अदालतों से, वकला से आपको ज़रूर उसका अच्छा रिज़ल्ट जो है वो मिलेगा। बेशक। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद तजम्मुल हुसैन गोंदल साहब, कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आज आप मेरे शो में लाइव मौजूद थे। आज का शो यहीं पे इख्तिताम करेंगे, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखें। और आखिर में एक इम्पोर्टेंट मैसेज, जैसा कि मैं अपने तमाम शोज़ के आखिर में देता हूँ, ऐसे तमाम अफराद जिनकी अनकरीब शादियाँ होने वाली हैं फ्यूचर में, या जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं, बराए करम अपना और अपने लाइफ पार्टनर का थैलेसीमिया का टेस्ट लाज़मी करवाएँ, क्योंकि आज एक छोटी-सी एहतियात आपके आने वाले कल को बेहतर बना सकती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। थैंक यू।